हेलो एवरीवन। हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे और राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत आज हम बीकानेर के इतिहास को कवर करेंगे। मैप के अंदर देखिए, राजस्थान का जो उत्तरी हिस्सा है जिसे हम वर्तमान के अंदर बीकानेर के नाम से जानते हैं, प्राचीन अथवा मध्यकालीन समय के अंदर इसे जांगल देश अथवा राती घाटी के नाम से जाना जाता था। उस समय इसकी राजधानी अही छत्रपुर हुआ करती थी। लगभग 1465 ईस्वी के अंदर यहाँ पर जोधपुर के जो शासक थे जिनका नाम था जोधा, उनका बेटा बीका अपने पिता से नाराज होकर अपने काका कांधल एवं भाई बीदा के साथ ये वाला जो इलाका है जिसे जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था, उसको करणी माता के आशीर्वाद से जीत लेता है। जीतने के बाद में 1472 ईस्वी के अंदर यहाँ पे जो कोडम देसर नाम की जगह है, वहां पर स्वयं को राजा घोषित कर देता है एवं यहाँ पर भैरू जी के मंदिर का निर्माण करवाता है। यह जो कोडम देसर भैरू जी का मंदिर है, यहाँ स्थित भैरू जी की मूर्ति को बीका जोधपुर के मंडोर से लेकर आता है। कालांतर में 1488 ईस्वी के अंदर बीका अपने नाम पर बीकानेर की स्थापना करता है। बीकानेर की स्थापना आखा तीज के दिन की गई थी, इसीलिए वर्तमान में बीकानेर के अंदर आखा तीज के दिन पतंग उत्सव अथवा पतंग उड़ाई जाती है। बीकानेर की स्थापना करने के बाद में यहाँ पर नागनेची माता का मंदिर बनवाया। यहाँ स्थित नागनेची माता के मंदिर में जो मूर्ति है, यह 18 हाथों वाली मूर्ति है। कितने हाथों वाली मूर्ति है? 18 हाथों वाली मूर्ति है। जोधा के मारवाड़ की बात करें तो जोधा के बाद में उसका जो बेटा था सुजा, वह शासक बनता है। बीका किसी कारण से सुजा के ऊपर अटैक कर देता है। सुजा पर जब बीका अटैक करता है, उस समय जोधा की जो रानी थी जिसका नाम था जसमादे, जिन्होंने जोधपुर के अंदर रानीसर तालाब की भी निर्माण करवाया था, इन्होंने कुछ राज चिन्ह बीका को दिए एवं सुजा और बीका के मध्य चल रहे जो मतभेद था, जो विवाद था, इसको शांत करवाया। वह राज चिन्ह कौन कौन से थे? एक तो नागनेची माता की 18 हाथों वाली मूर्ति, दूसरी थी लक्ष्मीनाथ जी की मूर्ति एवं तीसरी थी हड़बू जी की कटार। हड़बू जी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता हैं, जिनके बारे में हम लोक देवता वाले चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। बीका की मृत्यु हो गई 1504 ईस्वी के अंदर। बीका की मृत्यु के बाद में लूणकरण जो है वो शासक बने। लूणकरण जब बीकानेर के शासक बने, उस समय मेवाड़ के जो शासक थे उनका नाम था सांगा, और लूणकरण एक लोक देवता के, लोक संत के समकालीन थे जिनका नाम था जसनाथ जी। इन जसनाथ जी के आशीर्वाद से ही लूणकरण जो है वह बीकानेर के शासक बने थे। शासक बनने के बाद में लूणकरण ने अपने आसपास के क्षेत्रों में विजय प्राप्त करी। लूणकरण ने जैसलमेर के शासक राव जैत सिंह को हराया। लूणकरण ने नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराया। जबकि 1526 ईस्वी के अंदर लूणकरण नारनौल के अबी मीरा के खिलाफ लड़ते हुए जो है वो मारे गए। लूणकरण को कली युग के कर्ण की संज्ञा दी जाती है। बिठू सुजा की एक पुस्तक है जिसका नाम है राव जैतसिरो छंद। बिठू सुजा की पुस्तक का क्या नाम है? राव जैतसिरो छंद। बिठू सुजा ने अपनी पुस्तक राव जैतसिरो छंद के अंदर बीकानेर के जो लूणकरण थे, इनको कलयुग के कर्ण की संज्ञा दी है। जबकि जयसोम ने इन्हें कर्ण के समकालीन बताया है। बेसिकली इनकी तुलना किससे की है? कर्ण से की है। लूणकरण ने बीकानेर के अंदर एक झील का निर्माण करवाया था जिसका नाम है लूणकरण सागर। क्या नाम है? लूणकरण सागर। लूणकरण के बाद में नेक्स्ट जो प्रतापी शासक आए, उन प्रतापी शासक का नाम था राव जैतसिंह। क्या नाम था? राव जैतसिंह। राव जैतसिंह का जो टाइम पीरियड है यह लगभग 1526 ईस्वी से 1541 ईस्वी तक था। राव जैतसिंह सांगा के समकालीन थे एवं जो उस समय जोधपुर के जो शासक थे उनका नाम था मालदेव। 1527 ईस्वी के अंदर जब बाबर अटैक करता है, तो बाबर जब अटैक करता है और सांगा और बाबर का जब खानवा का युद्ध होता है, उसके अंदर राव जैतसिंह ने अपने बेटे कल्याणमल को बीकानेर की सेना की तरफ से बाबर के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा था। तो 1527 के अंदर राव जैतसिंह ने अपने पुत्र कल्याणमल को सांगा की सहायता के लिए मेवाड़ भेजा एवं खानवा के युद्ध के अंदर बीकानेर की तरफ से राव जैतसिंह के पुत्र कल्याणमल ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था। बाबर इस युद्ध के अंदर विजय रहता है। खानवा के युद्ध के अंदर बाबर के बाद में उसका बेटा हुमायूं जो है वो शासक बनता है। 1534 ईस्वी के अंदर राती घाटी का युद्ध होता है, जो कि राव जैतसिंह एवं हुमायूं के भाई कामरान के मध्य होता है। राती घाटी के युद्ध के अंदर राव जैतसिंह विजय रहता है। 1541 ईस्वी के अंदर जोधपुर के शासक मालदेव एवं बीकानेर के शासक जैत सिंह के मध्य एक युद्ध होता है, जिसे हम गिरी सुमेल का युद्ध अथवा पाहेबा अथवा साहेबा का युद्ध भी कहते हैं।
यह युद्ध जो है लगभग 1541 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1541 ईस्वी के अंदर। और इस युद्ध को लड़ते समय राव जेतसी की मृत्यु हो जाती है, बीकानेर वाले शासक की, और मालदेव जो जोधपुर का शासक था वह बीकानेर के ऊपर अधिकार कर लेता है। राव जेतसी के एक दरबारी विद्वान थे जिनका नाम था बिठू सुजा। राव जेतसी के दरबारी विद्वान का क्या नाम था? बिठू सुजा। बिठू सुजा ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था राव जेतसिरो छंद। पुस्तक का क्या नाम है? राव जेतसिरो छंद। इस पुस्तक से एक तो हमें राव जेतसी के बारे में पता चलता है, एवं राव जेतसी जो पहले वाले शासक थे लूणकरण, उनके बारे में भी पता चलता है। और इसी पुस्तक के अंदर लूणकरण को जो है वो कलियुग के कर्ण की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी है? कलियुग के कर्ण की। राव जेतसी के बाद में अगले जो शासक बनेंगे वह इनके पुत्र बनेंगे जिनका नाम था कल्याणमल। क्या नाम था? कल्याणमल। तो अभी तक हमने समझा कि बीका के बाद में शासक बने लूणकरण के बाद में शासक बने जेतसी, और जेतसी के बाद में शासक बनेंगे कल्याणमल। अपन ने अभी जस्ट समझा कि जेतसी की हत्या मालदेव के साथ युद्ध करते समय जो गिरी सुमेल का युद्ध था उसमें हो गई, और बीकानेर के ऊपर किसका अधिकार हो गया? मालदेव का अधिकार हो गया। तो राव जेतसी का जो पुत्र था कल्याणमल, यह सहायता लेने के लिए किसके पास चला गया? शेर शाह सूरी के पास। किसके पास चला गया? शेर शाह सूरी के पास। तो कल्याणमल स्टार्टिंग के अंदर शेर शाह सूरी के समकालीन था। कालांतर में अकबर जो है वो अफगानों को हरा करके वापस से दिल्ली के ऊपर अधिकार कर लेगा, तो कल्याणमल अकबर के भी समकालीन था। कल्याणमल के समय मेवाड़ के अंदर उदय सिंह का शासन था, एवं जयपुर के अंदर या अथवा आमेर के अंदर भगवंत दास का शासन था। कल्याणमल का जो टाइम पीरियड है यह लगभग 1541 ईस्वी से 1574 ईस्वी तक है। कल्याणमल ने बीकानेर की सेना का नेतृत्व करते हुए अपने पिता राव जेतसी के कहने पर खानवा के युद्ध के अंदर पार्टिसिपेट किया था। 1544 ईस्वी के अंदर गिरी सुमेल के युद्ध के अंदर भी पार्टिसिपेट किया था। गिरी सुमेल के युद्ध के अंदर हारने के बाद में यह शेरशाह सूरी के पास चला जाता है सहायता लेने के लिए। कालांतर में हम देखें तो अकबर के समय 1570 ईस्वी के अंदर यह अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। कल्याणमल के दो पुत्र थे, एक का नाम था राय सिंह एवं दूसरे का नाम था पृथ्वीराज। पृथ्वीराज जो है यह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, और पृथ्वीराज ने कुछ प्रमुख पुस्तकों की भी रचना की, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कल्याणमल के बाद में अगले जो शासक बनेंगे वो कौन बनेंगे? राय सिंह। कौन बनेंगे? राय सिंह। तो राय सिंह का जो टाइम पीरियड है यह लगभग 1574 ईस्वी से 1621 ईस्वी तक है। राय सिंह मुगल बादशाह अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे। राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा जाता है। किसका कर्ण कहा जाता है? राजपुताने का कर्ण। यहां पर याद रखना, कलियुग का कर्ण किसे कहा जाता है? लूणकरण को। किसने कहा था? बिठू सुजा ने कहा था अपनी पुस्तक राव जेतसिरो छंद के अंदर। जबकि राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है? राजपुताने का कर्ण कहा जाता है राय सिंह को। किसने कहा था? तो कहा था मुंशी देवी प्रसाद ने। किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने। 1572 से 1574 ईस्वी तक अकबर जो है वह राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बनाता है। आपको याद होगा कि जोधपुर के अंदर मालदेव की मृत्यु के बाद में उसका छोटा बेटा चंद्रसेन शासक बनता है, और चंद्रसेन के जो भाई थे राम सिंह और उदय सिंह वह अकबर के पास चले जाते हैं सहायता लेने के लिए। अकबर जो होता है वो जोधपुर पर अटैक करता है, और चंद्रसेन जो होता है वो भादराजून चला जाता है। उस समय अकबर जोधपुर को खालसा घोषित कर देता है, अर्थात सेंटर कहां से कंट्रोल होगा? जोधपुर मुगल बादशाह से। तो उस समय मुगल बादशाह बीकानेर के शासक राय सिंह को क्या करता है? जोधपुर का प्रशासक बनाता है। ठीक है। अकबर ने राय सिंह को 4000 का मनसबदार बनाया था। अकबर के बाद में इसका जो बेटा आएगा जहांगीर, उसने इनका जो मनसबदार था उसको 1000 बढ़ा करके कितना कर दिया था? 5000 का मनसबदार। तो याद रखना, स्टार्टिंग के अंदर मुगलों ने राय सिंह को 4000 का मनसबदार बनाया था अकबर के समय, जबकि जहांगीर मनसब बढ़ा के कितना कर देता है? 5000 मनसबदार कर देता है। अब राय सिंह के पिता कल्याणमल अकबर के अधीनता स्वीकार कर चुके थे, तो अकबर के जितने भी अभियान थे उनके अंदर राय सिंह ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था। कौन कौन से इंपॉर्टेंट अभियान थे? तो एक तो गुजरात के अंदर जब मिर्जा विद्रोह का दमन करना था, उस समय राय सिंह अकबर की सेना की तरफ से गया था। फिर अकबर की ओर से चंद्रसेन के खिलाफ इसने जो है वो सोजत के युद्ध के अंदर एवं सिवाना के युद्ध के अंदर पार्टिसिपेट किया।
सोजत के युद्ध के अंदर इसने कल्ला राठौड़ को हराया एवं विजयी रहा, जबकि सिवाना के युद्ध के अंदर फतेह राठौड़ से जो है ये हार गए थे। बाद में अकबर ने राय सिंह की जगह शाहबाज खां को भेजा और किसके ऊपर कब्जा कर लिया था? सिवाना के ऊपर कब्जा कर लिया था। और उस समय अपन ने पढ़ा भी था कि सिवाना का जो है वो दूसरा साका हुआ मारवाड़ की हिस्ट्री के अंदर। अकबर की ओर से लड़ते हुए इन्होंने सिरोही के सुल्तान एवं जालोर के ताज खां को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई। अकबर ने खुश होकर राय सिंह को 51 परगने दिए। कालांतर में जब अकबर का बेटा जहांगीर विद्रोह कर देगा, उस समय आगरा की जो जिम्मेदारी है वो अकबर ने किसको सौंपी थी? राय सिंह को सौंपी थी। अब हम देखते हैं कि राय सिंह के द्वारा प्रमुख बनवाए गए किला कौन सा था, प्रमुख पुस्तकें कौन सी थी एवं राय सिंह के प्रमुख दरबारी विद्वान कौन से थे। तो राय सिंह ने जो है वो जूनागढ़ के किले का निर्माण करवाया 1589 ईस्वी से 1594 ईस्वी तक। जूनागढ़ किले का निर्माण करमचंद की देखरेख के अंदर करवाया गया था। जूनागढ़ किले के बाहर राय सिंह के नाम से एक प्रशस्ति लगी हुई है जिसे हम राय सिंह प्रशस्ति कहते हैं। इस प्रशस्ति के जो लेखक है उनका नाम था जैता। राय सिंह प्रशस्ति के लेखक कौन है? जैता। जूनागढ़ का जो सूरजपोल दरवाजा है वहां पर जयमल और फत्ता की मूर्तियां लगी हुई है। किसकी मूर्तियां लगी हुई है? जयमल और फत्ता की मूर्तियां लगी हुई है। इसके अलावा राय सिंह खुद अच्छे साहित्यकार थे। राय सिंह ने कुछ प्रमुख पुस्तकों की रचना की। कौन कौन सी थी वो पुस्तकें? एक तो थी राय सिंह महोत्सव। एक तो क्या थी? राय सिंह महोत्सव। दूसरी इनकी प्रमुख पुस्तक है वैद्यक वंशावली। कौन सी पुस्तक है? वैद्यक वंशावली। तीसरी इनकी प्रमुख पुस्तक है ज्योतिष रत्नमाला। क्या नाम है पुस्तक का? ज्योतिष रत्नमाला। चौथी जो इनकी प्रमुख पुस्तक है उनका नाम है बाल बोधिनी। क्या नाम है उस पुस्तक का? नाम बाल बोधिनी। पांचवी जो इनकी प्रमुख पुस्तक है वो एक्चुअली बेसिकली इनकी प्रमुख पुस्तक नहीं है, वो इनके दरबारी विद्वानों की है। तो इनकी तो जो चार प्रमुख पुस्तकें थी वो कौन कौन सी है? एक है राय सिंह महोत्सव, दूसरी है वैदिक वंशावली, तीसरी है ज्योतिष रत्नमाला, पांचवी है बाल बोधिनी। राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला और बाल बोधिनी। ये जो बाल बोधिनी नामक पुस्तक है यह ज्योतिष ग्रंथ के ऊपर एक टीका थी। टीका का अर्थ होता है किसी बड़ी पुस्तक को आपने संक्षिप्त के अंदर प्रस्तुत कर दिया तो वो क्या कहलाती है? टीका। अब हम देखते हैं कि राय सिंह के प्रमुख दरबारी विद्वान कौन कौन से थे। तो दरबारी विद्वान में सबसे पहला नाम आता है जैता। सबसे पहला नाम किसका आता है? जैता का। दूसरा आता है जय सोम। दूसरा किसका आता है? जय सोम। तो याद रखना दोनों का नाम जय से ही स्टार्ट है। जैता ने राय सिंह प्रशस्ति की रचना की थी जो कि जूनागढ़ का जो किला है इसके बाहर लगा हुआ है। जबकि जयसोम की जो पुस्तक है उसका नाम है कर्मचंद वंशोत्कीर्ण काव्यम। क्या नाम है पुस्तक का? नाम कर्मचंद वंशोत्कीर्ण काव्यम। तो इनके प्रमुख दरबारी विद्वान कौन कौन से थे? जैता और जयसोम। जैता की रचना है राय सिंह प्रशस्ति जो कि बीकानेर की जूनागढ़ के किले के पास स्थित है। जबकि जो जयसोम है इनकी पुस्तक का नाम है करमचंद वंशोत्कीर्ण काव्यम। ये जो पुस्तक है करमचंद वंशोत्कीर्ण काव्यम, इसमें राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। राय सिंह को क्या कहा गया है? राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। राय सिंह के ही भाई थे पृथ्वीराज राठौड़। यह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन का किला दिया था। कौन सा किला दिया था? गागरोन का किला दिया था। एक इतिहासकार हुए हैं एलपी टेसीटोरी। एलपी टेसीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल के होरेस की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? डिंगल के होरेस की उपाधि। अब पृथ्वीराज राठौड़ की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी थी? तो पृथ्वीराज राठौड़ की एक तो पुस्तक है गंगा लहरी। क्या नाम है पुस्तक का? गंगा लहरी। दूसरी इनकी प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम है दशरथ वराउत। क्या नाम है? दशरथ वराउत। तीसरी इनकी प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम है दशम भागवतरा दूहा। क्या नाम है पुस्तक का? दशम भागवतरा दूहा। जबकि इनकी सबसे जो इंपॉर्टेंट पुस्तक है उसका नाम है वेली कृष्ण रुक्मणीरी। क्या नाम है? वेली कृष्ण रुक्मणीरी। ये जो वेली कृष्ण रुक्मणीरी है यह पुस्तक डिंगल भाषा में लिखी गई है। एक इतिहासकार हुए हैं दुर्सा आढ़ा। दुर्सा आढ़ा ने इसे 5वां वेद एवं 19वें पुराण की संज्ञा दी है। जबकि जेम्स टोड कहते हैं कि इस पुस्तक के अंदर 1000 घोड़ों का बल है। सॉरी 10,000 घोड़ों का बल है। कितने घोड़ों का बल है? 10,000 घोड़ों का बल है। एक बार वापस से देख लेते हैं। राय सिंह के जो भाई थे उनका नाम था पृथ्वीराज राठौड़। यह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर ने इसे गागरोन का किला दिया था। इतिहासकार एलपी टेसीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल के होरेस की उपाधि दी है।
इनकी प्रमुख पुस्तकों का नाम है गंगा लहरी, दशरथ वराउत एवं दशम भागवतरा दूहा। अगली जो इनकी चौथी प्रमुख रचना है उसका नाम है वेली कृष्ण रुक्मणीरी। वेली कृष्ण रुक्मणीरी पुस्तक डिंगल भाषा में लिखी गई है। दुर्सा आढ़ा के अनुसार यह 5वां वेद अथवा 19वां पुराण है, जबकि जेम्स टोड के अनुसार इस पुस्तक के अंदर 10,000 घोड़ों का बल है। कितने घोड़ों का बल है? लगभग 10,000 घोड़ों का बल है। राय सिंह के बाद में नेक्स्ट जो प्रतापी शासक हम पढ़ेंगे उनका नाम है कर्ण सिंह। उनका क्या नाम है? कर्ण सिंह। कर्ण सिंह का जो टाइम पीरियड है यह लगभग 1631 ईस्वी से 1669 ईस्वी तक था। कर्ण सिंह मुगल बादशाह शाहजहां के भी समकालीन थे। शाहजहां की मृत्यु के बाद में उनमें उनके पुत्रों के अंदर उत्तराधिकार संघर्ष होगा एवं औरंगजेब अगले शासक बनेंगे, तो यह औरंगजेब के भी समकालीन थे। लगभग 1557 ईस्वी में जो है वो औरंगजेब शासक बन जाता है। कर्ण सिंह की जो उपाधि थी वह थी जांगलदर बादशाह। क्या थी? जांगलदर बादशाह। कर्ण सिंह को यह उपाधि शाहजहां ने दी थी। कर्ण सिंह के समय का एक फेमस युद्ध है जिसे हम मतीरेरी राड़ के नाम से जानते हैं। यह जो युद्ध है मतीरेरी राड़, यह 1644 ईस्वी के अंदर बीकानेर वाले कर्ण सिंह एवं नागौर के जो शासक थे अमर सिंह, इनके मध्य हुआ था और इसके अंदर कर्ण सिंह जो है वह विजयी रहे थे। यह युद्ध जो है बेसिकली एक मतीरे के लिए लड़ा गया था, जो कि बीकानेर एवं नागौर की बाउंड्री के ऊपर था। कर्ण सिंह की जो प्रमुख पुस्तक है उसका नाम है साहित्य कल्पद्रुम। क्या नाम है? साहित्य कल्पद्रुम। एवं कर्ण सिंह के जो प्रमुख दरबारी विद्वान हैं उसमें से एक तो थे गंगाधर मैथिली। एक तो कौन से थे? गंगाधर मैथिली। जबकि दूसरे जो प्रमुख दरबारी विद्वान थे उनका नाम था होसिक भट्ट। दूसरे दरबारी विद्वान का क्या नाम था? होसिक भट्ट। गंगाधर मैथिली की प्रमुख पुस्तक है कर्ण भूषण एवं काव्य डाकिनी। गंगाधर मैथिली की प्रमुख पुस्तक कौन कौन सी है? कर्ण भूषण एवं काव्य डाकिनी। जबकि होसिक भट्ट की जो प्रमुख पुस्तक है उसका नाम है कर्ण वंश। क्या नाम है? कर्ण वंश। कर्ण सिंह की मृत्यु के बाद में इसका जो पुत्र था अनूप सिंह वह शासक बनेंगे, और अनूप सिंह का जो टाइम पीरियड है वह लगभग 1669 ईस्वी से 1698 ईस्वी तक था। तो अब हम अनूप सिंह के बारे में पढ़ेंगे। अनूप सिंह जो है वह औरंगजेब के समकालीन थे, और औरंगजेब के जो दक्षिण भारत के अभियान थे उसमें अनूप सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दक्षिण भारत के अभियानों के अंदर अनूप सिंह की बहादुरी को देखकर औरंगजेब ने अनूप सिंह को माही मरातिब की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? माही मरातिब की उपाधि दी। कालांतर में बीकानेर के अन्य शासकों के द्वारा भी माही मरातिब की उपाधि को जो है वो धारण किया गया था। उदाहरण के लिए गद सिंह एवं रतन सिंह। अनूप सिंह ने बीकानेर के अंदर मंदिर बनवाया जिसको हम 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर के नाम से जानते हैं। इस 33 करोड़ देवी देवताओं के अंदर विभिन्न वो मूर्तियां लाकर स्थापित की गई जिनको औरंगजेब ने बेसिकली जो है वो तुड़वाया था। इन्हीं 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर के अंदर जो प्रमुख मंदिर है उसका नाम है हेरम गणपति मंदिर। क्या नाम है? हेरम गणपति मंदिर। यह जो हेरम गणपति मंदिर है यहाँ पर गणपति जी की जो मूर्ति है वह शेर के ऊपर सवार है। इसके अलावा अनूप सिंह ने बीकानेर के अंदर अनूप संस्कृत पुस्तकालय की रचना करवाई। किसकी रचना करवाई? अनूप संस्कृत पुस्तकालय की रचना करवाई। इस अनूप संस्कृत पुस्तकालय के अंदर मेवाड़ के जो शासक कुंभा के संगीत ग्रंथ थे उनका संकलन करवाया गया है। इसके अलावा बहुत सारी संस्कृत पुस्तकें थी जिनका अनूप सिंह के समय राजस्थानी भाषा के अंदर अनुवाद करवाया गया। वो पुस्तकें कौन कौन सी थी? तो एक तो थी शुक्र कारिका। क्या नाम था? शुक्र कारिका। शुक्र कारिका का जोशी राम ने अनुवाद किया दंपति विनोद के नाम से। दूसरी जो प्रमुख संस्कृत पुस्तक जिसका राजस्थानी में अनुवाद किया गया उसका नाम था वेताल पच्चीसी। और तीसरी है गीता। तीसरी कौन सी है? गीता। गीता का राजस्थानी के अंदर अनुवाद किया था आनंद राम ने। किसने किया था? आनंद राम ने। तो भाई याद रखना, इन्होंने बीकानेर के अंदर अनूप संस्कृत पुस्तकालय की रचना करवाई। बहुत सारी संस्कृत की पुस्तकें थी जिनका राजस्थानी में अनुवाद किया। कौन कौन सी थी वो पुस्तकें? शुक्र कारिका, वेताल पच्चीसी एवं गीता। इसके अलावा कुंभा के जो संगीत ग्रंथ थे उनका क्या करवाया? संकलन करवाया। अनूप सिंह खुद भी एक अच्छे जो है वो साहित्यकार थे। इन्होंने खुद भी कुछ पुस्तकों की रचना करी। वो पुस्तक कौन कौन सी थी? वो पुस्तक थी अनूप विवेक। दूसरी पुस्तक का नाम है काम प्रबोध। तीसरी पुस्तक का नाम है श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि। एवं चौथी पुस्तक का नाम है अनुपोदय। चौथी पुस्तक का क्या नाम है? अनुपोदय। अनूप सिंह की पुस्तकों को एक बार अपन वापस देखते हैं। अनूप विवेक,
काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि एवं अनूपोदय। तो अनूप सिंह की जो ये पुस्तकें थी, अब इनका कंटेंट क्या है? तो अनूप विवेक का जो प्रमुख कंटेंट है वह है तंत्र शास्त्र। क्या है? तंत्र शास्त्र। काम प्रबोध का जो कंटेंट है वह काम शास्त्र है, जबकि अनुपाध्याय का जो कंटेंट है यह बेसिकली जयदेव की जो गीत गोविंद नाम की पुस्तक थी, उस गीत गोविंद नाम की पुस्तक पर क्या है? एक टीका है। अनूप सिंह की स्वयं की पुस्तकें देखने के बाद में अब हम देखते हैं अनूप सिंह के प्रमुख दरबारी विद्वान कौन कौन से थे। तो अनूप सिंह के एक तो प्रमुख दरबारी विद्वान थे, उनका नाम था भाऊ भट्ट। एक इनके दरबारी विद्वान थे जिनका नाम था गार्डन वीरभान। एक थे अनंत भट्ट एवं एक थे उदय चंद्र। तो दरबारी विद्वानों का हमें नाम याद रखना है, क्या क्या थे? भाऊ भट्ट, गार्डन वीरभान, अनंत भट्ट एवं उदय चंद्र। इसके अलावा हमें दरबारी विद्वानों की प्रमुख पुस्तकों को भी याद रखना है। तो प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी थी? भाऊ भट्ट की प्रमुख पुस्तक है संगीत अनूप अंकुश। दूसरी इनकी पुस्तक का नाम है अनूप संगीत विलास। तीसरी भाऊ भट्ट की प्रमुख पुस्तक का नाम है अनूप संगीत रत्नाकर। तो ये तीन पुस्तक याद रखना, संगीत अनूप अंकुश, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर। जबकि जो दूसरे दरबारी विद्वान थे जिनका नाम था गार्डन वीरभान, इनकी जो प्रमुख पुस्तक का नाम है वह है कुंवर अनूप सिंगरी वेल। क्या नाम है पुस्तक का? कुंवर अनूप सिंगरी वेल। किसने लिखी थी? गार्डन वीरभान ने। जबकि जो तीसरे दरबारी विद्वान थे इनका नाम है अनंत भट्ट एवं इनकी पुस्तक का नाम है तीर्थ रत्नाकर। क्या नाम है? तीर्थ रत्नाकर। इनकी जो तीसरी दरबारी विद्वान थे उनका नाम था उदय चंद्र एवं इनकी पुस्तक का नाम है पांडित्य दर्पण। क्या नाम है? पांडित्य दर्पण। तो अनूप सिंह के बारे में दो चार चीजें याद रखना। अनूप सिंह की उपाधि याद रखना, माही मरातिब। बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण करवाया। हेरम गणपति प्रमुख मंदिर है। संस्कृत पुस्तकों का राजस्थानी में अनुवाद करवाया। बीकानेर में एक पुस्तकालय की रचना करवाई, अनूप संस्कृत पुस्तकालय। इसके अलावा बहुत सारी इन्होंने पुस्तकें लिखी, अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि एवं अनूपोदय। अनूप सिंह के बाद में नेक्स्ट जो हम प्रतापी शासक पढ़ेंगे उनका नाम है सूरत सिंह। क्या नाम है? सूरत सिंह। सूरत सिंह का जो टाइम पीरियड है यह 1787 ईस्वी से 1828 ईस्वी के मध्य है। सूरत सिंह ने क्या किया? 1805 ईस्वी के अंदर भटनेर के ऊपर अटैक कर दिया। और भटनेर जो है वो वर्तमान समय का जो हनुमानगढ़ वाला जिला है वो वाला क्षेत्र था। भटनेर पर अधिकार किया। उस दिन मंगलवार वाला दिन था, इसलिए भटनेर का नाम बदल करके क्या कर दिया? हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ का जो हनुमानगढ़ नाम है यह कब मिला था? यह 1805 ईस्वी के अंदर मिला था, जब सूरत सिंह ने क्या किया था? भटनेर के ऊपर अटैक किया था। भटनेर पर अटैक करने के बाद में 1814 ईस्वी के अंदर सूरत सिंह चूरू के ऊपर भी अटैक कर देते हैं। इस समय चूरू का जो सामंत था उसका नाम था श्योजी सिंह। क्या नाम था? श्योजी सिंह। तो सूरत सिंह ने जब चूरू के ऊपर अटैक किया उस समय वहां के सामंत श्योजी सिंह ने बचाव के अंदर चांदी के गोले दागे। किसके गोले दागे? चांदी के गोले दागे। तो ये चीज याद रखना कि कहाँ के सामंत ने जो है वो चांदी के गोले दागे थे युद्ध के अंदर। तो चूरू के सामंत श्योजी सिंह ने दागे थे। हमें पता है कि 1818 के आसपास राजस्थान की विभिन्न रियासतों ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। इसी समय बीकानेर के जो राजा थे सूरत सिंह, इन्होंने 21 मार्च 1818 ईस्वी को अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। अंग्रेजों के जो प्रतिनिधि थे उनका नाम था चार्ल्स मेटकॉफ एवं बीकानेर के जो प्रतिनिधि थे इस समय उनका नाम था काशीनाथ। उनका क्या नाम था? काशीनाथ। सूरत सिंह के बाद में अगले जो हम प्रतापी शासक पढ़ेंगे उनका नाम है रतन सिंह। क्या नाम है? रतन सिंह। रतन सिंह का जो टाइम पीरियड है यह 1828 ईस्वी से 1851 ईस्वी के मध्य था। 1837 ईस्वी के अंदर बिहार के अंदर एक जगह थी जिसका नाम था गया। वहां पर इन्होंने कन्यावध पर रोक लगा दी थी। किस पर रोक लगा दी थी? कन्यावध पर रोक लगा दी थी। रतन सिंह के समय बीकानेर के अंदर जो वल्लभ संप्रदाय है उसका प्रभाव काफी बढ़ा और वल्लभ संप्रदाय के लिए इन्होंने एक मंदिर का भी निर्माण करवाया जिसका नाम था रतन बिहारी मंदिर। तो बीकानेर में जो रतन बिहारी मंदिर है उसका नाम रतन सिंह ने करवाया था। कौन से संप्रदाय के लिए करवाया था? वल्लभ संप्रदाय के लिए जो है रतन बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया था। रतन सिंह के दरबारी विद्वान याद रखिएगा। रतन सिंह के जो प्रमुख दरबारी विद्वान था उसका नाम था दयाल दास। क्या नाम था उनका? दयाल दास। दयाल दास की जो प्रमुख रचना है उसका नाम है बीकानेर राठौड़ारी विगत। दयाल दास की प्रमुख रचना का क्या नाम है? बीकानेर राठौड़ारी विगत, सॉरी बीकानेर राठौड़ारी ख्यात।
तो यह जो ख्यात है बीकानेरा राठौड़ारी ख्यात, यह राजस्थान की अंतिम ख्यात है, यह राजस्थान की अंतिम ख्यात है। दयालदास की इस ख्यात के अंदर हमें बीका से लगा करके सरदार सिंह तक के जो शासक है उनकी जानकारी प्राप्त होती है। बीकानेर के साथ साथ जोधपुर के जो शासक है, जो राठौड़ वंश है, उसकी भी हमें जानकारी इसमें प्राप्त होती है। रतन सिंह के बाद में अगले जिस प्रतापी शासक का हम पढ़ेंगे उनका नाम है गंगा सिंह। उनका क्या नाम है? गंगा सिंह। गंगा सिंह का जो टाइम पीरियड है यह लगभग 1887 ईस्वी से 1943 ईस्वी के मध्य था। गंगा सिंह जो है इन्होंने बेसिकली इन्होंने ब्रिटिश जो प्रो ब्रिटिश अप्रोच थी वो अपनाई, और प्रो ब्रिटिश अप्रोच के साथ साथ जो रियासत के अंदर जो लोग थे उनके लिए भी इन्होंने कई जनहित के कार्य किए। तो अब हम समझते हैं कि अंग्रेजों के समय गंगा सिंह ने प्रमुख रूप से कौन कौन से अपनी भूमिका निभाई। तो 1899 ईस्वी के अंदर जब बक्सर का युद्ध हो रहा था तो उस समय गंगा सिंह ने अंग्रेजी सेना की मदद की बक्सर के युद्ध के दौरान। इसलिए अंग्रेजी सेना ने या फिर अंग्रेजों ने गंगा सिंह को चीन युद्ध पदक से नवाजा। किस पदक से नवाजा? चीन युद्ध पदक से नवाजा। 1899 के अंदर जब छप्पनिया अकाल पड़ा उस समय इन्होंने सुप्रबंध किया, बीकानेर के अंदर अकाल का अच्छा प्रबंध किया। इसीलिए अंग्रेजों ने इन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? केसर-ए-हिंद की। क्यों दी? छप्पनिया अकाल के समय अच्छा प्रबंध करने के लिए। 1913 के अंदर गंगा सिंह के समय बीकानेर के अंदर प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई। 1921 के अंदर मेवाड़ के क्या राजस्थान के अथवा ऑल ओवर इंडिया की जो रियासतें थी जहां पे रजवाड़ों का शासन था, उन सबको मिला के एक संस्था बनाई गई थी जिसका नाम था चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस। क्या नाम था? चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस। चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस। इस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के अंदर 1921 से लगा करके 1925 तक जो है वो गंगा सिंह इसके चांसलर रहे थे। बेसिकली चैम्बर ऑफ प्रिंसेस क्या था कि जितने भी जो रियासतों के जो शासक थे, जो युवराज थे, उनका एक ग्रुप था और अंग्रेजों ने क्या किया था, इनके साथ एक संबंध स्थापित किया था। तो उनके साथ एक सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की निर्माण किया गया था। और बीकानेर के जो शासक थे गंगा सिंह जी, वह 1921 से 1925 तक इसके क्या रहे थे? चांसलर रहे थे। 1927 ईस्वी के अंदर गंगा सिंह जो है वो गंग नहर का निर्माण करवाया। गंगा नगर के अंदर पानी की सप्लाई के लिए, बीकानेर वाले क्षेत्र के अंदर पानी की सप्लाई करने के लिए। इसीलिए गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। गंगा सिंह को क्या कहा जाता है? राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। गंग नहर के जो इंजीनियर थे उनका नाम कंवर सेन था, और गंग नहर का जो उद्घाटन है वो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने किया था। किसने किया था? उस समय अंग्रेजी जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन ने। इसके अलावा बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने 1930 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन एवं 1932 ईस्वी का जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन था, तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट किया था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 31 और 32 के अंदर, और तीनों के अंदर गंगा सिंह ने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। बीकानेर के अंदर वर्तमान में जो लालगढ़ पैलेस नामक किला है उसकी निर्माण करवाया, लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया। इसके अलावा जो 3 प्रमुख मंदिर है, रामदेवरा का मंदिर जैसलमेर का, करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में, एवं गोगा जी का मंदिर गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर, तो इन तीनों मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है यह महाराजा गंगा सिंह के द्वारा बनवाया गया था। महाराजा गंगा सिंह के पास अपनी ऊंटों की एक सेना थी जिसे गंगा रिसाला के नाम से जाना जाता था, और महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर के अंदर सिक्के चलाए थे, उनके ऊपर विक्टोरिया इंप्रेस लिखवाया था। क्या लिखवाया था? विक्टोरिया इंप्रेस। तो बीकानेर का इतिहास यहीं समाप्त होता है।